हाँ जी, तो हम इस बार का वीकली बाज़ार टॉक स्टार्ट करते हैं। जापान अगर आप देखोगे तो एक अलग ही दुनिया है। मतलब देखना हो क्या रहा है। जापान में 1990 से ऑलमोस्ट 0% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होता है तो लोग ज़्यादा बोरोइंग करते हैं, ज़्यादा खर्चा करते हैं, चीज़ों के रेट ज़्यादा हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है सामान्य वे में। बट जापान में डिफ्लेशन से फाइट कर रहा है, मतलब चीज़ों के दाम कम हो रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो चीज़ों के दाम बढ़ने चाहिए। बल्कि जापान में सालों से उल्टा हो रहा है, पिछले 30-40 सालों से उल्टा हो रहा है। अगर आप देखोगे, जापान खर्च कम कर रहा है और पैसा ज़्यादा बचा रहा है। जापान एक ऐसी कंट्री है जो अपने जीडीपी के मुकाबले 2.6 टाइम्स ज़्यादा डेट लेके बैठी हुई है। बट इसका किसी को कोई वरी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे देशों में जापान का जो करेंसी है येन, वो रिज़र्व करेंसी है, फॉरेक्स रिज़र्व करेंसी। जापान में कंपनीज जो हैं वो लाइफ टाइम जॉब्स दे देती हैं लोगों को। वहाँ पर कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। कंपनी ने आपको एम्प्लॉय करा, आप लाइफ टाइम जॉब पे चले गए। जापान में ऐसा क्या अलग है जो दूसरी जगहों पर नहीं हो रहा है? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इकोनॉमी का कोई डेटा एनालिसिस करते हो, जब हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थे और हमें कंपेरेटिव कंपनीज एनालाइज करने के लिए बोला जाता था, तो एक्स जापान लिस्ट अलग से बनती थी। मतलब जब आप कोई इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस करोगे, कोई सेक्टर का डेटा एनालिसिस करोगे, and you will be analyzing the data of no data around any particular sector of Asia, so you will leave Japan. ये क्यों हो रहा है? ठीक है, वो हम समझेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए अपने को थोड़ा-सा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा और पूरी जापान की ट्रैजेक्टरी समझनी पड़ेगी। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ, तो उसमें पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ गई। एक हुए अलाइड पावर्स, जिसमें यूके, फ्रांस, सोवियत, यूएस, चाइना, ये सब मिलके एक साथ लड़ रहे थे। ठीक है? मतलब ये एक ही टीम में थे। और इंडिया डेफ़िनेटली उस टाइम पर कॉलोनियल था, तो इंडिया भी यूके को सपोर्ट कर रहा था, अलाइड पावर्स में था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। एंड एक्सिस पावर्स में 3 देश थे, जर्मनी, इटली और जापान। हुआ क्या, एक्सिस पावर, ऑफ कोर्स जो 3 देश थे, जर्मनी, इटली, जापान, ये जो समूह था ये पूरी तरीके से हार गया एंड अलाइड पावर जीत गई। 2 बम मारे जापान पे यूएस ने, अगस्त में मारा और सितंबर, अगस्त 6th ऑफ अगस्त एंड 9th ऑफ अगस्त 1945। इट इज़ द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड हैड विटनेस्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर। इनसेन सफरिंग था। डेफिनेटली जब न्यूक्लियर का सफरिंग होता है तो इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन, है ना? इकोनॉमी का भी डिस्ट्रक्शन आएगा फॉर श्योर। जो जापान का वेल्थ था, नेशनल वेल्थ, वो 25% से रातों रात खत्म हो गया। सिर्फ 2 शहरों में मारा गया वो। जो प्रोडक्शन था वो 43% से गिर गया अपने पीक से। एक हाइपर इन्फ्लेशन का सिनेरियो बिल्ड हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगले 4-5 सालों में। जब इन्फ्लेशन जापान का 460% हो गया था। मतलब पिछले साल अगर किसी चीज़ का दाम ₹1 था, इस साल वो बढ़ के ₹560 हो गया है। समझ रहे हो? 460% का हाइक, इतना ज़्यादा हाइक था। अच्छा, ये वॉर के बाद भी अगर आप देखोगे तो जापान पे जब बम मारा, तो बम मारने के बाद जापान को ऑक्यूपाई कर लिया था यूएस ने। ये बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब आपकी एज में जो न बच्चे, यंग स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। ठीक है? और जापान में फिर से जापान को लाइन पे लाने के लिए एक जनरल डॉगलस मैकार्थर थे, उन्हें भेजा सुप्रीम कमांडर बना के। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें करने की कोशिश करेगी जापान में, वो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले करा जापान का डीमिलिटराइज़ेशन। मतलब जापान की अब कोई अपनी आर्मी नहीं होगी, यूएस आपको प्रोटेक्ट करेगी। आज भी जापान का अपना कोई आर्मी नहीं है, यूएस प्रोटेक्ट। तो इससे क्या होगा, जापान फ्यूचर में कोई थ्रेट नहीं होगा, लाइट पावर। दूसरा, पहले जापान में ज़ाइबात्सु करके एक सिस्टम चलता था। ज़ाइबात्सु मतलब कुछ हाउसेस, कुछ बिज़नेस हाउसेस बहुत मेजर प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं। जैसे साउथ कोरिया में भी ये चलता है, ठीक है? वहाँ पर क्या होता है, सैमसंग अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी चीज़ें सैमसंग कंट्रोल करता है। सैमसंग और 1-2 और बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस। तो जापान में क्या करा, डेमोक्रेटाइज़ेशन लेके आ गए। उन्होंने ज़ाइबात्सु को डिसॉल्व कर दिया। बड़े-बड़े जो इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट थे उनको डिसॉल्व कर दिया और इकोनॉमिक कंसंट्रेशन को कम कर दिया।
उसके बाद अगर आप देखोगे तो टेनेंट फार्मिंग को कम करा। टेनेंट फार्मिंग मतलब ये यूएस ने करा आके, कि आप किसी की ज़मीन ले रहे हो, उधार ले रहे हो, उस पे पूरा काम कर रहे हो एंड देन सामने वाला आपको वापस मतलब उसको आप ईयरली दे रहे हो। उन्होंने क्या करा, तेरे पास ज़्यादा ज़मीन है ना, तेरे से ज़मीन एक्वायर करी और उसके टुकड़े करके बाँट दिए। तो इसी कारण से अगर आप देखो 1941 में 15 लाख लैंड ओनर्स थे, जो मात्र 9 साल में बढ़ के डबल हो गए। 35-36 लाख लैंड ओनर्स हो गए जापान में। ठीक है? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करा गया। अब इसके बाद क्या हुआ? जापान के पास खुद का कोई आर्मी तो था नहीं। जब खुद का कोई आर्मी नहीं होता है तो आपकी खुद की कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग भी नहीं होती, है ना? तो उस समय यूएस, सोवियत यूनियन जो आज का रशिया, यूएसएसआर है, रशिया, यूक्रेन और कज़ाकिस्तान और ये सब जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, इनके साथ कोल्ड वॉर में था। तो यूएस ने बाय डिफ़ॉल्ट जापान को अपना अलाय बना लिया, ठीक है? थिंग्स चीज़ें अभी तक जापान के पूरे कंट्रोल में नहीं थी और उसके बाद सडनली हो गया कोरियन वॉर। सुनना पूरा आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सेशन थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, बट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है? कोरियन वॉर हुआ 1950 में। कोरियन वॉर हुआ तो कोरियन वॉर में क्या हुआ पता है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का वॉर है सर, ये चीज़। नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर, सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था, कम्युनिस्ट कंट्री सपोर्ट कर रहा था और साउथ कोरियन को यूएस का इन्फ्लुएंस था, ठीक है? नॉर्थ कोरिया ने इन्वेड करने की कोशिश करी साउथ कोरिया को, साउथ कोरिया पे कब्जा करने की कोशिश करी। साउथ कोरिया की तरफ से जो डिफेंस करा, वो यूएस आर्मी ने करा और यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस। इन सब के दौरान जब ये कोरियन वॉर चल रहा था, तब जापान को लॉजिस्टिक हब जैसा यूज़ करा यूएस ने। सारे व्हीकल, टेक्सटाइल, स्टील सब कुछ जापान से आ रहा था। इसके कारण जापान ने बहुत सालों के बाद पहली बार इकोनॉमिक ग्रोथ देखी और अगर आप देखोगे तो 1951 में 37.9% से उनकी जीडीपी ग्रो कर गई करंट प्राइस के हिसाब से, ठीक है? बट अभी तक भी जापान जो था वो ऑक्यूपाइड बाय यूएस ही था, वो यूएस का अलाइड ऑक्यूपाइड था। तो फिर 1951 में सैन फ्रांसिस्को में बैठ के एक ट्रीटी हुई और जापान को रिलीज़ कर दिया गया, जापान को उसकी सोवरेनिटी वापस मिली। जापान और इंडिया ऑलमोस्ट सेम टाइम पर सोवरेन नेशन बने 1951 में। सोवरेन नेशन बनने का क्या मतलब था जापान के लिए? जापान ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है, जापान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे गैट और यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन सकता है, जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन कर सकता है, जापान अपनी खुद की करेंसी मैनेज कर सकता है और साथ ही साथ शिप बिल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जापान अपनी इंडस्ट्रीज को रीबिल्ड कर सकता है। तो अगर वॉर के पहले आप देखोगे, जो 2 वॉर हुए, इसके पहले अगर आप देखोगे, तो जापान वाज़ मेजरली एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी। एग्रीगेरियन मतलब एग्रीरियन मतलब एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट इकोनॉमी, जहाँ पर लेबर कम है, टेक्निकल स्किल्स की कमी है। और वॉर के बाद जापान ने खुद को कैसे प्रोजेक्ट करा 1951 के बाद स्पेशली एज़ एन अर्बन इकोनॉमी, है ना? एज़ एन इम्प्रूव्ड एजुकेशन, स्ट्रैटेजिक गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, प्रायोरिटीज़ पॉलिसीज़ को प्रायोरिटाइज़ करा गया हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज़ को बनाने में फ़ोकस करने पे। जैसे कि टेक्सटाइल बनाते थे पहले जापानीज़, वहाँ से शिफ्ट हो गए हेवी इंडस्ट्री पे। जब दुनिया में स्टील और केमिकल की डिमांड आई तो जापान से बना के दें, ठीक है? फिर उसके बाद शिफ्ट हो गए कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स में, ठीक है? 1950-60s के अंदर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने, जापान की लोकल गवर्नमेंट ने टारगेटेड सब्सिडीज़ और लोन्स दिए और एक्सपोर्ट प्रमोट करा, ठीक है? बहुत टारगेटेड करके कि आप शिप बिल्डिंग के अंदर एक्सपोर्ट प्रमोट करो, ये करो, वो करो। इस पूरे दौरान जापान का जो येन करेंसी था वो तो वीक था ही, वीक था। इसके कारण से क्या हो रहा था पता है? मतलब अगर अमरीकी आदमी को चाइना से माल खरीदना है वर्सेस अमरीकी आदमी को जापान से माल खरीदना है, तो उसको जापान से माल खरीदना सस्ता पड़ रहा है क्योंकि जापान की करेंसी कमज़ोर है। तो करेंसी भी कमज़ोर तो एक्सपोर्टर्स की बल्ले-बल्ले। वर्कर्स का वर्क एथिक बहुत स्ट्रॉन्ग। जापान का कल्चर, ठीक है? कल्चर वर्क एथिक्स कैसे कि दे स्टे इन वन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, दे वर्क फॉर फुल 9 आवर्स, 10 आवर्स, जितना उनका टाइम है उतना पूरा काम करेंगे, ठीक है? सेविंग रेट्स जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत हाई सेविंग रेट्स हो जाते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, तो सेविंग्स बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये सब करते हुए जापान ने पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़ दिए। मेड इन जापान प्रोडक्ट जो था, उसका झंडा पूरी दुनिया में लहरा रहा था,
ठीक है? जापान अगर आप देखोगे तो 15% ग्लोबल स्टील आउटपुट देने लग गया 1960 तक। दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक्स में जापान का एक्सपोर्ट शेयर 16% था, जो कि 5 साल पहले ही 5% था ऑलमोस्ट। जापान के ट्रांजिस्टर्स आते थे, रेडियो ट्रांजिस्टर्स जापान के, मेड इन जापान, ठीक है? वो इंडिया में स्मगल भी होते थे। अगर आपने कभी सुल्तान मिर्ज़ा और वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई वगैरह सुना हो, तो सुल्तान मिर्ज़ा वाज़ वेरी रिनाउंड टू अ, यू नो बहुत रिनाउंड होते थे सुल्तान मिर्ज़ा तो उनकी स्मगलिंग के लिए, टू स्मगल द ट्रांजिस्टर्स। और यूएस ने अकेले ही 10 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स इंपोर्ट करे थे जापान से। तो जापान का ऐसा डोमिनेंस बन गया था, टीवी आई उसके बाद, टेलीविज़न आया तो फिर जापान ने रूल करा। बाय 1980s 1980 तक आते-आते जापान दुनिया की सब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया आफ्टर, ठीक है? इनफैक्ट ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में जापान ने टॉप कर दिया। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ व्हीकल प्रोड्यूस करे, उसने यूएस को पीछे छोड़ दिया और उसमें से आधे से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गए। पूरी दुनिया में जापानीज़ बाइक्स, टू व्हीलर में, ऑटोमोबाइल में जापान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। अब ज़रा समझना हुआ क्या? इस सब के दौरान यूएस जो था, वो कंज्यूमर था, तो यूएस को हमेशा खर्चा करना पड़ता था, जैसा अभी भी हो रहा है। उस समय भी यूएस को यही लगा कि यार डेफ़िसिट में अपन ही, अपना डेफ़िसिट सबसे ज़्यादा है, सब मज़े में। अपन नुकसान में रहते हैं। मतलब अपन ज़्यादा यूएस डॉलर पे करते हैं, अपन ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे अभी ट्रम्प की टैरिफ वॉर चल रही है, उस समय गवर्नमेंट ने टैरिफ वॉर नहीं लेके आए। 1985 में यूएस गवर्नमेंट लेके आया प्लाज़ा अकॉर्ड। प्लाज़ा अकॉर्ड में यूएस गवर्नमेंट ने क्या बोला, यूएस, जापान जापान, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस और यूके, ये 4 देश मिलके अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा देंगे यूएस के अगेंस्ट में। समझना जैसे क्या होता है। जैसे एक सिंपल सी बात मानो, इंडिया का एग्जांपल। इंडिया में आज डॉलर जो है वो आपको 90 रुपीस पर डॉलर मिल रहा है, ठीक है? अगर मैं रुपए की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये डॉलर आपको अब 70 रुपीस पर डॉलर मिल, है ना? तभी तो रुपए की वैल्यू बढ़ गई ना। पहले आप 90 रुपए से 1 डॉलर खरीद पा रहे थे, अब आप 70 रुपए से 1 डॉलर खरीद पा रहे हो। तो सर इससे होगा क्या? ऐसा क्यों करा? मतलब टैरिफ की जगह ये क्यों लगाया? कोई प्रॉब्लम नहीं। एक नॉर्मल यूएस सिटीज़न को समझो, उसके पास हाथ में 1 डॉलर है। पहले अगर वो इंडिया से चावल मँगवाता था, तो वो 90 रुपए के बराबर का चावल मँगवा पाता था। अब वो इंडिया से चावल मँगवाता है, तो 70 रुपए का ही चावल आता है। तो यूएस के अगेंस्ट अगर आपने अपनी करेंसी एप्रिशिएट कर दी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ये मान लो डिसीजन ले लिया कि नहीं यार, हम तो नहीं मान रहे इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट, हम तो करेंसी को एप्रिशिएट करेंगे। समझना। तो क्या तुरंत उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या इम्पोर्ट पे? तुरंत पड़ेगा। यूएस इम्पोर्ट करना कम कर देगा। जैसे ही आपने अपनी इंडियन आईएनआर करेंसी को मैंने एप्रिशिएट करा, जापान ने येन को एप्रिशिएट करा, जर्मनी ने यूरो को अप्रिशिएट करा, फ्रांस, यूके ने यूरो पाउंड को अप्रिशिएट करा, वैसे ही यूएस वाले के लिए वहाँ से पैसे माल मँगवाना महँगा हो गया। दे डिस्करेज। तो अब जापान के साथ प्रॉब्लम क्या था पता है? जापान का जापान तो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है ना? एक्सपोर्ट इतना हेवी, एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती है। अगर मैं करेंसी अप्रिशिएट कर दूँगा, तो मेरे एक्सपोर्टर्स को तो नुकसान हो जाएगा। सोचो ना, अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो, आपने पहले $100 का बिल दिया, जब बिल दिया उस दिन $90 डॉलर था। जब तक पैसा आया तब तक गवर्नमेंट ने बोला 70 रुपया डॉलर। तो आपको तो चूना लग गया बैठे-बैठे ₹20 पर डॉलर का, अगर आप एक्सपोर्टर हो तो। तो जापान ने उसके बावजूद भी करेंसी को अप्रिशिएट करा, जस्ट यूएस से अपने रिलेशंस मेंटेन, क्योंकि जापान को, और जापान भी डिपेंडेंट था काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, बहुत क्रिटिकल रिसोर्सेज़ को लेके, ठीक है। अब क्या हुआ ब्रो, जैसे ही मार्केट में एक्सपोर्टर्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ आई कि करेंसी अप्रिशिएट हो गई है, येन एप्रिशिएट कर दिया है गवर्नमेंट ने फोर्सफुली, तो एक रिस्क आ गई ना कि अब माल कौन खरीदे। तो जापान ने यहाँ मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी गलती हो गई जापान की। जापान ने क्या करा, जापान ने है ना रिस्क को स्लो डाउन करने के लिए रेट कट करना शुरू कर दिए 1984 से 1990, ठीक है। और 87 में आके और 2-4-5 साल बाद आके जापान ने बोला कि मैं तो 6 ट्रिलियन येन मार्केट में डाल रहा हूँ।
क्या करेंगे इसका? गवर्नमेंट ने बोला। इससे जो अर्बन डेवलपमेंट करेंगे, लोग रोजगार बढ़ाएँगे मतलब बेसिक। ठीक है जी। अब क्या है पता है? हो ये रहा है कि करेंसी आपकी एप्रिशिएट हो गई है, इंटरेस्ट रेट लो है, स्टिमुलस पैकेज मतलब जो $6 ट्रिलियन का पैकेज दे दिया है गवर्नमेंट ने, दैट इज़ स्टिमुलस, वो स्टिमुलस है। ठीक है? ये स्टिमुलस का पैकेज आपको ऑलरेडी मिल गया है। अब इन तीनों के कारण मार्केट में लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा हो गई है। जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, तब पैसा एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में बहुत तेज़ी से मूव करता है। मतलब अगर तूने कभी जीवन में क्रिप्टो में पैसा नहीं लगाया है, समझना, और तेरे पास आज 100 करोड़ रुपए आ जाए, तो तू सोचेगा कि कुछ नहीं यार, चल कुछ नहीं तो 5-10 लाख का क्रिप्टो ले लेते हैं। इट इज़ वेरी ईज़ी फॉर यू। इट हैपेंड इन 2020 आल्सो, राइट? तो सेम चीज़ जापान के साथ हुआ, करेंसी एप्रिशिएट हो गया, इंटरेस्ट रेट लो थे, स्टिमुलस पैकेज हाई हो गया। तो पैसा है ना, कॉर्पोरेट की जगह मतलब बिज़नेस बढ़ाने की जगह रियल एस्टेट और स्टॉक में मूव होने लग गया। ठीक है जी। आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे। जापान में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इंपीरियल पैलेस में जो लैंड का टुकड़ा था टोक्यो में, उसकी वैल्यू पूरे कैलिफोर्निया स्टेट की वैल्यू से ज़्यादा हो गई। जापान का जो प्रॉपर्टी मार्केट था वो 4 गुना ज़्यादा हो गया था पूरे यूएस के प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ द रीज़न? ऐसा बोल के प्रोजेक्शन दिया गया है कि जापान में अगर किसी एक चीज़ की स्केर्सिटी है, दैट इज़ लैंड। लैंड इज़ वेरी, वेरी स्केर्स। ठीक है? तो लैंड की कीमत तो कभी नीचे गिरने ही नहीं वाली है, तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम तक 1980s में जापान 15% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन, पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज ट्रेड होती हैं उसमें से 15% मार्केट कैप जापानीज कंपनीज था, जो मात्र 8-9 साल में बढ़ के 42% हो गया। मतलब दुनिया की 42% जो मार्केट कैप है टोटल, वो जापानीज इक्विटी ओन करती। पी रेशो 80 हो गया, डिविडेंड यील्ड 0.38 हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू 6 टाइम्स हो गया। ठीक है? ये करने के दौरान जब यहाँ से बबल फटा 39,000 से 1989, तो जो निक्केई था उसमें क्लोज टू 80% का वैल्यू बूस्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 80% का फॉल था, सीधे सीधे 80% का। ठीक है? अब 1990s के अंदर बबल बर्स्ट हुआ। तब बबल बर्स्ट हुआ जब जापान ने रेट बढ़ाना शुरू, है ना, और रेट बढ़ाए, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई। समझिए, जब बबल बर्स्ट हुआ तो जापान में रिसेशन आ गया, कंज्यूमर स्पेंडिंग पूरी तरीके से टूट गई, है ना। बबल कौन सा बर्स्ट हुआ? वो जो रियल स्टेट के प्राइसेस बढ़े हुए थे। ठीक है? जापान की जीडीपी 1% से ग्रो कर रही, और ये जो पूरे 10 साल थे 1990s ऑनवर्ड्स, को लॉस्ट डिकेड बोला गया। ये पूरे 10 साल जापान डीप रिसेशन में। इनफैक्ट अगर आप मेरी नज़र से देखोगे तो ये 10 साल नहीं है, ये 30 साल का टोटल लॉस ऑफ डिकेड अपन बात करते हैं। देखो, कभी भी कोई इकोनॉमी अगर बर्स्ट होती है ना, तो उसका यूजुअल रोड मैप ऐसा होता है कि एक बबल बर्स्ट होगा तो एक शार्प फॉल आता है, फिर रिकॉग्निशन होता है, मतलब बॉटम आउट हो जाता है कि अब इससे नीचे तो देश के ही जाएगा, और धीरे धीरे हील होना शुरू होता है और फिर ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता है। बट जापान की केस में रोड मैप बड़ा यूनिक था। जापान के केस में क्या हुआ पता है? असेट के प्राइसेस तो टूटे टूटे, मतलब स्टॉक प्राइसेस और रियल स्टेट के प्राइसेस तो नीचे गिरे, इन्फ्लेशन कम हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा था, जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइनिंग थी, लो थी, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक्स की तरफ से कोई घोटाले नहीं हुए। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ, है ना। यूजुअली क्या होता है, सिस्टम कोलैप्स करेगा तो बैंक्स भी कोलैप्स करेंगी ना। क्रेडिट ग्रोथ रेजिलिएंट थी, बढ़ नहीं रही थी लेकिन वहीं टिकी हुई थी। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बहुत कम थे, जो कि बड़ा स्ट्रेंज था एक ऐसी इकोनॉमी के लिए। अभी अभी बबल का बर्स्ट देखा। अगर आप देखोगे तो इनफैक्ट जापान तो ग्रोइंग ग्रोथ के ऊपर आ गया अगले 3 साल में, बुक्स जापान की, है ना। इसका मतलब 96, 97, 98, 99 में कोई भी मेजर डिफॉल्ट जापान में नहीं आए, और उसके बाद आया एशियन क्राइसिस। समझना, जापान में बबल बर्स्ट हुआ 1990s में, लेकिन बैंक्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट 96, 97 में ग्रो होना शुरू हुआ। ठीक है?
और उसके बाद एशियन क्राइसिस आ गया। अगर आपको एशियन क्राइसिस पे अलग से सेशन चाहिए ना डब्ल्यूबीटी, तो मेरे को बता देना, मैं बना दूँगा, बहुत ईज़ी है। ये शुरुआत में समझा देता हूँ। स्टार्ट हुआ थाईलैंड से 97 में, बात कोलैप्स कर गया, जो थाई बात था, ठीक है? गवर्नमेंट्स कोलैप्स कर गई। इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया गवर्नमेंट, करेंसीज़ डिवैल्यू हो गई, रातों-रात देश खत्म हो गए, है ना? बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन बैंक्स और कॉर्पोरेट्स भी खत्म हो गए। अब जापानीज़ बैंक्स ने क्या करा था, जापानीज़ बैंक्स ने बहुत हेवी लेंडिंग करके रखी थी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। इनफैक्ट जापानीज़ बैंक्स की तो ब्रांचेज़ थी, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, कोरिया में, है ना? बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं, रेटिंग एजेंसीज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं। इन्होंने क्या करा, जापानीज़ बैंक्स की बैलेंस शीट को अब स्क्रूटनाइज़ करना शुरू कर दिया, ये कांड के कारण, एशियन क्राइसिस के कारण। तब इनको पता चला कि 1990s में जो बबल बर्स्ट हुआ था, उसका लॉस जापानीज़ बैंक्स ने बुक करा ही नहीं है। मतलब मतलब ये है कि अगर उस समय किसी ने आके जापानीज़ बैंक्स को ये बोला कि मालिक हम पैसा नहीं दे पाएँगे आपको, तो जापानीज़ बैंक ने क्या करा पता है? उसको और लोन दे दिया कि एक काम कर, ये लोन ले और इससे पुराना वाला लोन। समझ में आ रहा है आपको? एवरग्रीनिंग बोलते हैं इसको। ज़ॉम्बी डेवलपर्स एंड कॉर्पोरेट, मतलब ऐसे लोगों को लोन दे दिए जो थे ही नहीं, जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे। अकाउंटिंग ट्रिक्स यूज़ करी गई, बैलेंस शीट को स्टेबल, बैंक को स्टेबल रखने की। और जब ये फटा, ये अगर आप चार्ट देखते हो तो ये वो लॉसेस हैं जो बैंक्स ने, जापानीज़ बैंक्स ने बुक करे हैं। आप अगर देखोगे तो 1994 से 2006, ये 8 साल ये ट्रैजेक्टरी कंटीन्यूअसली ऊपर बढ़ती गई, बढ़ती गई, इसके कारण क्या हुआ पता है? इसके कारण जापान का पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर गया। जब कोलैप्स करा तो डर अब दोनों तरफ से आया। मतलब बैंक है ना डरने लग गए लेंड करने से, और लोग भी डरने लग गए बोरो करने से। क्योंकि जिसने प्रॉपर्टी 100 में खरीदी थी, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 60 रह गई, उसको पूरा पेमेंट 100 का करना। तो लोग डर गए। इनफैक्ट इतना डर गए कि लोगों ने बैंक का लोन लेने से ही डिस्करेज कर दिया। अगर ये चार्ट आप देखोगे तो ये जापान का बैंक लेंडिंग चार्ट है। लोग नेगेटिव में चले गए, मतलब पीपल आर पेइंग ऑफ लोन मोर देन द दे आर टेकिंग, है ना? मतलब पूरी इकोनॉमी पे ऑफ मोड में चली गई, लोन रीपे करने में चली गई। ये सब क्राइसिस के बावजूद भी जापान रिस्की नहीं लगता है ना? नॉर्मली प्रॉब्लम्स रहती है, अर्थक्वेक्स वगैरह तो आते ही आते हैं, वो तो एक अलग ही बात है। इम्पोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट से, एक्सटर्नल बोरोइंग इज़ हेवी, ठीक है? कोई भी कंट्री अगर है और अगर वो अपना डेट रीपे नहीं कर पा रही है, तो क्या होता है पता है? जैसे मान लो इंडिया इंडिया डेट रीपे नहीं करे, तो इन्वेस्टर्स होंगे ना, वो अपना पैसा निकालना शुरू, जो उनका आईएनआर है, वो आईएनआर वो बेच देंगे और उससे डॉलर खरीद के वापस ले जाएँगे। तो इंडिया की करेंसी क्रैश हो जाएगी, हमारा फॉरेक्स क्रैश हो जाएगा। हमें अब लोन लेने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर होगी। इट्स अ चेन रिएक्शन ना, मतलब इंपोर्टेड गुड्स महँगे हो जाएँगे, फॉरेन डेट जो है वो बढ़ जाएगा आपके लिए, बैंक फेल हो जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, लोगों की नौकरियाँ छूट जाएँगी, बिज़नेसेस बंद हो जाएँगे। जापान को किसी भी चीज़ से वरी करने की, कारण क्या है? जापान का जो पूरा का पूरा डेट है, मोस्टली वो डोमेस्टिक फंडेड। मतलब ये है कि जापान अगर किसी भी तरीके से डिफ़ॉल्ट मारता भी है, तो उसकी करेंसी के ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा, इन्वेस्टर्स हैं नहीं ज़्यादा, ठीक है? दूसरा, जापान ने ट्रेड सरप्लस मेंटेन करा हुआ है, मतलब जापान ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, कम इम्पोर्ट करता है। इसके कारण जापान का करेंसी बहुत स्टेबल है। लेकिन जापान के अंदर एक दूसरा चीज़ आया जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट, समझना। जापान ने लोग ज़्यादा लोन लें, इसके लिए रेट्स को ज़ीरो कर दिया, कि एटलीस्ट इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। अब 0% होगा तो क्या होगा? लोग बोरो करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। बट इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे का क्या हुआ? जापान का बैलेंस शीट, ज़रा 2 मिनट समझना, टिपिकल रिसेशन और बैलेंस शीट रिसेशन के बीच में फ़र्क क्या होता है? एक टिपिकल रिसेशन जो होगा वो हाई इंटरेस्ट रेट के कारण आता है। या तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा या इन्फ्लेशन होगा, इसके कारण। बैलेंस शीट रिसेशन किसके कारण आता है पता है? असेट प्राइसेस कोलैप्स कर गया, रियल एस्टेट के प्राइस गिर गए, इक्विटीज़ के प्राइस गिर गए।
टिपिकल रिसेशन में सेंट्रल बैंक आती है, इंटरेस्ट रेट को कट करती है, रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। बैलेंस शीट रिसेशन के अंदर इंटरेस्ट रेट कट करने के बावजूद भी डिमांड नहीं आती क्योंकि लोग डरे हुए हैं, लोग कंजम्पशन नहीं कर। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, फिर से बोरो करना शुरू कर देते हैं जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं नॉर्मल रिसेशन। बैलेंस शीट रिसेशन में लोग तो उल्टे का डेट पे ऑफ करते हैं। अपन ने देखा ना, जापान का डेट लेंडिंग वाज नेगेटिव, राइट? लोग ज्यादा रीपे कर रहे थे नए लोन लेने के बजाय। यहाँ पर स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, वहां पर स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट सालों तक लुल रहता है। यहाँ पर रिकवरी बहुत तेज है, और बैलेंस शीट रिसेशन के अंदर रिकवरी बहुत स्लो और वीक है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा पहली बार हुआ किसी भी देश के साथ कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कंप्लीटली इनइफेक्टिव हो गई जापान के बैलेंस शीट। मतलब 0% इंटरेस्ट रेट करने के बावजूद भी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं। ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने 2001 में क्वांटिटेटिव ईजिंग लेके आया। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है अगर आपको समझना है तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैं नीचे दे दूंगा, आप जरूर देखना। गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम तो एक काम करो, लाइन लगाओ, मैं तो तुमको जबरदस्ती यूज करती है गवर्नमेंट लिक्विडिटी, बैंक्स को जबरदस्ती पैसा देके जाती है, कब तक अपने पास रखे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, यूएस गवर्नमेंट ने, सॉरी जापान गवर्नमेंट ने ZIRP लगाया, जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी लगा के 2-3 साल। फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी काफी साल तक चली, और फिर कॉम्प्रहेंसिव मॉनेटरी ईजिंग, आसानी से पैसा मिलता। जापान वॉज कंटिन्यूसली इन डिफ्लेशनरी साइकिल। जापान में बैंक्स के जो रेट्स थे वो या तो नेगेटिव थे या लो इंटरेस्ट रेट थे, तो लोगों ने कैश होल्ड करा। कैश होल्ड करा तो इकोनॉमी और नीचे जाने लग गई, प्राइजेस गिरने लग गए, तो लोगों को लगा कि प्राइजेस गिर रहे हैं तो और गिरेंगे, तो उन्होंने अपनी परचेजेस को और डिले करा, तो और कैश होल्ड करा। कैश लोगों के पास पड़ा है, बैंक्स के पास जा ही नहीं रहा, बैंक ने बोला लाके दो, लाके दो, लाके दो। प्लीज अंडरस्टैंड। तो बैलेंस शीट रिसेशन कंटिन्यू चलता रहा। ठीक है, आपको फ्री में लोन मिल रहा है, इसके बाद भी लोग है ना लोन लेने के बजाय लोन उतार रहे हैं। बैंक्स को ये डर था सबसे। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा रीजन डेमोग्राफिक चेंज भी था, क्योंकि जापान में अब वर्किंग पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हो रही है, तो ज्यादा लोग ऐसे बचे थे जापान में जिनकी कंजम्पशन टेंडेंसीज वेरी लो, पुराने लोग। ठीक है, तो जापान का जो लॉस्ट डिकेड था ना 19 था, ये एक्चुअल में एक्सटेंड होते होते 2010 तक गया। इसी दौरान एशियन क्राइसिस भी आया, डॉट कॉम बबल भी आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया, सब कुछ ना। और यही कारण है कि जापान इतना ज़्यादा डेट होने के बावजूद भी, डोमेस्टिक डेट इतना ज़्यादा होने के बावजूद, जापान बहुत सेफ है सारी वल्नरेबिलिटी। इट्स अ वेरी यूनिक इकोनॉमी इन इट्स ओन। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो अपन जापान को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पूरा इसको जो भी अपन ने पढ़ा है इसको एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी एक बबल बर्स्ट होता है तो टेक्स्ट बुक बोलती है कि इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, बैंकरप्सी होगी और फिर रिबाउंड होगा। जापान ने क्या करा, बबल बर्स्ट हुआ ना तो कोई मास बैंकरप्सी नहीं हुई, है ना। इकोनॉमी, वो झूठ बोल दिया ना बैंक्स ने कि कोई कोई कुछ नहीं हुआ जी। ठीक है, बैड लोन्स जो होते हैं वो तेजी से रिटर्न ऑफ हो जाने चाहिए, है ना, तो बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी। बल्कि जापान ने तो सालों तक लोन्स को छुपा के रखा। मॉनेटरी स्टिमुलस जब मिलता है आरबीआई की तरफ से, सेंट्रल बैंक की तरफ से, तो वो ग्रोथ को बूस्ट करता है। मतलब कोई भी इंटरेस्ट रेट अगर लो होगा तो बोरोइंग लोग ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट लोग ज्यादा करेंगे। जापान में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट इज नियर टू 0% फ्रॉम 1990, बट बिजनेसेस उल्टा रीपे कर रहे हैं लोन। डिफ्लेशन बहुत रेयर होता है और बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। डिफ्लेशन मतलब आज अगर इसकी कीमत 100 रुपए तो अगले दिन 99 हो जाएगी, दैट इज डिफ्लेशन। बट जापान के केस के अंदर क्या हुआ, जापान पिछले 15 सालों, 15 से ज्यादा सालों से डिफ्लेशन को बैटल की। गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करती है तो इकोनॉमी रिवाइव हो जाती है, फिस्कल स्टिमुलस बोलते हैं इसको। बट जापान के केस के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 10 से ज्यादा फिस्कल स्टिमुलस के पैकेजेस दिए, बट देयर वाज नो रिवाइवल इन इकोनॉमी। ठीक है, रिसेशन के बाद रिकवरी आती है सामान्यता। जापान ने 30 साल खराब हो गए, जापान लॉस्ट डिकेड्स। ठीक है, सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंटली और प्रोएक्टिवली डील करते हैं, एग्रेसिवली रेट कट करते हैं, बाय करते हैं एसेट। यहाँ पर क्या हुआ, बैंक ऑफ जापान हमेशा से लेट लतीफी करता रहा, और उसके बाद तो फिर वो लिक्विडिटी ट्रैप में भी फंस गया। लिक्विडिटी ट्रैप मतलब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं
इंटरेस्ट रेट कम कर दूँ तो इकोनॉमी की ग्रोथ हो जाए, बट इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आ रही। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ डेमोग्राफिक सपोर्ट। पूरी दुनिया में यंग पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जापान में यंग पॉपुलेशन फॉल हो रही थी। ठीक है, तो जापान अपने आप में ही जापान की इकोनॉमी एक केस स्टडी है यार। डेवलप्ड इकोनॉमी है, डिक्लाइनिंग डेमोग्राफिक है, हायर डेट है। ये आपको एक परफेक्ट केस स्टडी जैसा बताएगा कि जब इकोनॉमीज़ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाएँगी फ्यूचर में, छोटे-छोटे देश हैं, जब ये और ज़्यादा बूढ़े हो जाएँगे, उस समय कैसे दिखेंगे? क्या हो सकता है उनके साथ? बट अभी जापान में क्या चल रहा है? देखो, जापान में जो 30 ईयर का जापानीज़ बॉन्ड यील्ड होता है, वो 1-1.5% के आसपास चलता है, पिछले 10 सालों का यही एवरेज। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो यील्ड 3.5% के आसपास चल रहा है, 3.112% टू बी वेरी प्रेसाइज़, मतलब ऑलमोस्ट डबल चल रहा है, ठीक है? पहले जापान में क्या होता था, पहले जापान क्या चाहता था कि हम बॉन्ड यील्ड को शुरुआत में लो रखते हैं, जिससे अपन डिफ्लेशन से निकल जाएँ और धीरे-धीरे लोग खरीदना शुरू करें, इन्फ्लेशन बढ़ जाए। इन्फ्लेशन मॉडरेट होगी 2% के आसपास, है ना? फिर डिफ्लेशन से निकल जाएँगे, स्पेंडिंग बूस्ट होगी, ठीक है? डेट रिड्यूस होगा। जैसे ही ये होगा ना, फिर अपन स्लाइटली अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे और मॉनेटरी पॉलिसी जैसे सारे देश बेचारे करते हैं, वही अपन भी करेंगे और अपन इन्वेस्टमेंट बाहर से अट्रैक्ट करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी सबकी बल्ले-बल्ले। ये जापान चाहता था। हुआ क्या? बॉन्ड यील्ड तो बढ़ी, ठीक है? लेकिन ग्राउंड पे कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। इनफैक्ट पहली बार ऐसा हुआ कि जापान, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर, कि जापान की इकोनॉमी श्रिंक कर गई। इकोनॉमी वाज़ नॉट ग्रोइंग और इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा था वो फूड प्राइस इन्फ्लेशन। ज़रा 2 मिनट समझना, एक नॉर्मल इन्फ्लेशन साइकिल जो होती है, जब एक इन्फ्लेशन मॉडरेट होता है, तो पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है। मतलब रेवेन्यू भी बढ़ते हैं, वेजेस भी बढ़ते हैं, स्पेंडिंग भी बढ़ती है। लेकिन जो नॉन ग्रोथ इन्फ्लेशन साइकिल होती है, जिसमें जो इन्फ्लेशन, जो कीमतें बढ़ी हैं, वो ग्रोथ के कारण नहीं बनी है, वो प्राइसेस बढ़ने के कारण बढ़ी। दैट इज़ नॉन ग्रोथ इन्फ्लेशन साइकिल। तो इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं होती है, हायर लिविंग कॉस्ट होता है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग लोग कम कर देते हैं, मतलब टीवी, फ्रिज, ट्रैवल कम कर देते हैं, तो पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत खराब है। इससे स्टैगफ्लेशन आ जाता है, कि स्टैग्नेंसी आ जाती है। जापान अभी उसमें एंटर नहीं करा है, बट इट इज़ वॉकिंग ऑन द रूफ, क्योंकि अब जापान है ना, फिस्कल स्टिमुलस नहीं दे सकता। जापान का गवर्नमेंट आके नहीं बोल सकता कि मैं और पैसे दे रहा हूँ उस जनता को। कारण क्या है? इस टाइम पर इन्फ्लेशन बहुत बड़ा प्रेशर है, डेट का ऑलरेडी प्रेशर है, कोई ग्रोथ का बड़ा साइन नहीं है। मॉनेटरी ईजिंग कर नहीं सकते क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। तो जापान का भी करंट सिनेरियो देखोगे तो इन्फ्लेशन बहुत हाई है, 3.5% के आसपास है। यील्ड जो है 10 साल वाली यील्ड 1.5 ऑलरेडी पहुँच चुकी है। ग्रोथ बहुत कमज़ोर है, फिस्कल प्रेशर है, बॉन्ड मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। इतना अनस्टेबल है कि बैंक ऑफ जापान है ना, ऑक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, बैक ऑफ कर रहा है। मतलब मैं खरीदूँगा ही नहीं, बेचूँगा ही नहीं कुछ भी। अपनी करेंसी को कंट्रोल रखने के लिए, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल रखने के लिए। अगर जापान में यील्ड फिर से बढ़ती जाती है, जापान की जो यील्ड है, लोन का जो रेट है जापान में, वो बढ़ता जाता है, तो कैश कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग होना शुरू हो जाएँगे। कैरी ट्रेड्स मतलब क्या होते हैं पता है? जापान से लोन उठाया क्योंकि जापान में सस्ता मिलता है और उसको यूएस में लगा दिया और प्रॉफिट कमा लिया, है ना? लेकिन जैसे अगर जापान में भी लोन के रेट महँगे हो गए, तो फिर तो ये इतना माथा-फोड़ी करके कोई लॉजिक ही नहीं, नुकसान हो जाएगा बेटा। तो ये अगस्त 24 में भी हुआ था। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पता हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, मैं ज़रूर पढ़ूँगा, ठीक है? जापान, अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डर्स हैं अ, इस चीज़ का यूएस, क्योंकि क्या होता है जापान में लोग पैसा कमाते हैं, बचाते भी हैं और वो जापान में नहीं बचा रहे हैं, वो यूएस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब जब जापान में अगर मान लीजिए यील्ड इतने ज़्यादा हो जाएँगे, तो कोई आदमी अगर घर में ही चावल मिल रहा है तो बाहर क्यों जाएगा? की बात है। तो इसके कारण क्या हो सकता है? सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है यूएस ट्रेज़री का। अगर आप ये देखोगे तो ये चार्ट है, अ, ये चार्ट है कि यूएस ने किस कंट्री से कितना डेट ले रखा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जापान से यूएस ने $1 ट्रिलियन के आसपास का डेट लिया, तो ख़ैर बहुत नीचे आता है इसमें। बट जापान से $1 ट्रिलियन का अभी भी, मतलब ना, थिंग्स आर स्टिल अनफोल्डिंग। जापान का बॉन्ड मार्केट इज़ 3rd लार्जेस्ट, ठीक है। एक चीज़ है,
नो वन वांट्स कि जापान डिफ़ॉल्ट कर दे। अगर जापान ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। मतलब यार इट इज़ वेरी थिन लाइन। अब देखो ना इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद भी पीपल आर प्लेसिंग देयर ट्रस्ट ऑन जापान जस्ट बिकॉज़ आपका डेट डोमेस्टिक। सिर्फ़ इतनी सी चीज़ है। आप बाहर से आप यू आर अ एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री, राइट? तो आज का इतना ही वीकली बाज़ार टॉक था। आई हैड अ टूथ बट दिस इज़ फर्स्ट अपीयरेंस। तो बोलने में भी आपको थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा। बस या इतना ही बोलना था आपको। आई होप आपको समझ में आया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। This is Parth Verma signing off.